नमस्कार, मैं डॉक्टर विधि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट थर्ड हिस्ट्री के दूसरे पेपर समसामयिक भारत की पहले यूनिट के दूसरे टॉपिक देशी रियासतों का विलय और राज्यों का पुनर्गठन विषय पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश साम्राज्ञी विक्टोरिया ने जो घोषणा की थी उसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय नरेशों के अधिकारों और प्रतिष्ठा की वह उसी प्रकार रक्षा करेंगी जैसे वह अपने अधिकारों और प्रतिष्ठा की करती हैं। यही कारण है कि सन 1857 के बाद इन राज्यों का ब्रिटिश भारत में विलय नहीं किया गया। हालांकि देशी रियासतें ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता ब्रिटिश पैरामाउंसी के अधीन थीं, लेकिन इनके शासक निरंकुश शासक थे और इन्हें आंतरिक शासन में स्वायत्तता प्राप्त थी। इस तरह से 1857 के बाद भारत हमें दो भागों में विभाजित दिखाई देता है, एक ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत या देशी राज्य। लेकिन ये दोनों आपस में बहुत मजबूती से गुथे हुए थे। तथाकथित रूप से रियासतें स्वतंत्र थीं, लेकिन वे ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता पैरामाउंसी के अधीन थी। रेल, डाक, परिवहन जैसे विषयों पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार था। देशी रियासतों के राजा पूर्णतः निरंकुश नहीं थे। लगभग सभी देशी रियासतों में ब्रिटिश रेजिडेंसियाँ काम कर रही थीं, जो कि ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक विभाग के साथ समन्वय के साथ काम करती थीं। और सभी रियासतों में अंग्रेज़ों की सैन्य चौकियाँ थीं, सैनिक छावनियाँ थीं। रेल व्यवस्था सारे भारत में फैली हुई थी। रेलवे क्षेत्र में सुरक्षा और कानून व्यवस्था संबंधी नागरिक और आपराधिक नियमन का क्षेत्राधिकार ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि को सौंपा गया था। डाक तार व्यवस्था, सेना, युद्ध के उपकरणों पर नियंत्रण, भगौड़ों के प्रत्यर्पण और समर्पण, अफीम उत्पादन पर नियंत्रण, खाद्यान्न नीति और अखिल भारतीय सुरक्षा जैसे मामले अंग्रेज़ों के राजनीतिक विभाग तथा राज्यों में कार्यरत ब्रिटिश रेजिडेंसियों के समन्वय के अनुसार देखे जाते थे। अर्थात स्वतंत्र होकर भी देशी राजा पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे। एक बात। दूसरी बात ये बेटा कि जो देशी रियासतें थी वो ऐसे क्लियर कट विभाजन नहीं है भारत का कि दो भागों में बँट जाए भौगोलिक रूप से। ये जो रियासतें हैं ये चारों तरफ से या कुछ ओर से ब्रिटिश भारत से जुड़ी हुई थी। भौगोलिक सीमाएं इनकी जुड़ी हुई थी आपस में। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा था कि जैसे जैसे ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ, वैसे वैसे जो रियासती राज्यों की जनता थी वह भी अपने अधिकारों के प्रति सजग हुई। और पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वयं को देशी रियासतों से अलग रखा, लेकिन कालांतर में जब हम आज़ादी के नज़दीक पहुंच रहे हैं तब प्रजामंडल आंदोलनों के माध्यम से देशी रियासतों में भी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन प्रारंभ हुए। अंग्रेज़ों की जहाँ तक बात है तो जैसे ब्रिटिश भारत में जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन उभरता और मजबूत होता है, वैसे वैसे अंग्रेज़ों ने देशी रियासतों को एक काउंटर बैलेंस की तरह काम में लेना शुरू किया। पहले वो देशी रियासतों को अलग अलग रखने की नीति को फॉलो करते थे, लेकिन 1921 में उन्होंने नरेंद्र मंडल की स्थापना की, जिसमें देशी राज्यों के राजाओं को शामिल किया गया ताकि ये लोग संगठित रह सकें।
1940 के दशक में, जबकि आज़ादी बहुत नज़दीक आ गई है, तब एक और तो देसी रियासतों में जनता निरंकुश शासकों से मुक्ति के लिए प्रयासरत है। दूसरी ओर देसी रियासतों के राजा, कुछ देशी रियासतों के राजा स्वतंत्र होने के सपने देख रहे हैं, वापस अपने राज्य की स्थापना, पुरातन कालीन साम्राज्य की स्थापना जैसे सपने देखने लगते हैं। माउंटबेटन की घोषणा 3 जून 1947 को, जब माउंटबेटन ने घोषणा की कि 15 अगस्त 1947 को भारत को विभाजन और आज़ादी दोनों मिल जाएंगे, और उसमें उसी घोषणा में उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो जाएगा और उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ब्रिटिश पैरामाउंसी समाप्त हो जाएगी, माने ब्रिटिश शासन पैरामाउंसी को न तो भारत सरकार न पाकिस्तान सरकार को दे रहे हैं, बल्कि वो पैरामाउंसी को समाप्त कर रहे हैं, और देशी राज्य इसके बाद चाहे तो भारत में शामिल हों, चाहे पाकिस्तान में, या स्वतंत्र हो जाएं। इस घोषणा के बाद कुछ बड़े रियासतों के राजाओं की महत्वाकांक्षाएं जाग उठी। वे स्वतंत्र होने के बारे में विचार करने लगे, और दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी रियासतों को सीमांत रियासतों को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए उकसाने लगे, और जो रियासतें भारतीय भूभाग के मध्य में पड़ती थी उन्हें स्वतंत्र होने के लिए उकसाने लगे। क्योंकि रियासतों की स्वतंत्रता का अर्थ होता भारत का कई भागों में विखंडन, एक नहीं कई टुकड़े हो जाते भारत के। इसलिए जिन्ना उकसा रहे थे जो भारतीय भूभागों में रहने वाली रियासतें थीं, चारों तरफ से लैंड लॉक्ड रियासतें हैं, उनको भी उकसा रहे थे कि आप स्वतंत्र होने की घोषणा कर दो। तो इस पृष्ठभूमि में हमें देसी रियासतों के विलय को देखना है। माउंटबेटन की घोषणा के बाद तो गहमागहमी बहुत बढ़ गई थी। नेहरू और पटेल जल्दी से जल्दी रियासतों को भारत में विलीन कर लेना चाहते थे 3 जून की घोषणा के बाद, और इसके लिए जब अंतरिम सरकार बनी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासत विभाग, स्टेट्स डिपार्टमेंट का प्रभार सौंपा गया, और वीपी मेनन को उनका सचिव बनाया गया। तो रियासतों के विलीनीकरण का काम स्टेट्स विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन द्वारा किया गया। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण को संभव बनाया, सभी रियासतों को भारत में विलीन करके। तो स्टेट्स विभाग और सरदार पटेल की सूझबूझ और माउंटबेटन के सहयोग, क्योंकि माउंटबेटन ने भी इस काम में सहयोग किया। उन्होंने वक्तव्य दिया कि जब तक वे भारत में हैं तब तक वे देसी रियासतों और कांग्रेस के बीच मध्यस्थता का काम कर सकते हैं और आसान उदार शर्तों पर विलय संभव बना सकते हैं। लेकिन एक बार अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ दिया तो फिर देसी रियासतें और कांग्रेस की शर्तों को मानने के लिए बाध्य हो जाएंगी। अतः सभी देसी रियासतों से उन्होंने अपील की कि वे विलय का निर्णय ले लें। और दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल बार बार यह स्पष्ट करते रहे कि देसी रियासतों के पास भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इन सारे प्रयासों का परिणाम ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी के दिन तक जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर शेष रियासतों ने भारत में विलय की घोषणा कर दी। आप जानते हैं आज़ादी के समय देश में लगभग 562 छोटी बड़ी रियासतें थीं, जिनके अंतर्गत देश की 49% भूभाग और 1/4 जनसंख्या बसी हुई थी। मतलब 49% भूभाग पर देसी रियासतें थीं और हमारी जनसंख्या का 25% भाग इन रियासतों में बसा हुआ था।
ब्रिटिश काल में भी ये देशी रियासतें बहुत मजबूती के साथ ब्रिटिश भारत से गुथी हुई थीं और अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी रेल, डाक, तार, परिवहन ये सब इनका ब्रिटिश भारत से जुड़ा हुआ था, इसलिए इनका अलग होने का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन फिर भी 15 अगस्त 1947 के बाद भी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर रियासतों ने भारत में विलय का निर्णय नहीं लिया और बड़ी मुश्किल से इन तीनों रियासतों का भारत में विलीनीकरण हुआ। यही कारण है कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में इन तीनों रियासतों के भारत में विलय पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जूनागढ़ के भारत में विलय को लेकर 250 शब्दों का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। हैदराबाद के भारत में विलय को लेकर 250 शब्दों का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन कश्मीर समस्या पर कभी 250 और कभी 500 शब्दों का निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है। अतः परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। एक और टॉपिक इसी टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है, वो है राज्यों के पुनर्गठन का। राज्यों के पुनर्गठन पर बहुत ही मुश्किल होता है कि 500 शब्दों में कोई प्रश्न पूछा जाए। कभी कभी 250 शब्दों में प्रश्न पूछ लिया जाता है, लेकिन अधिकांशतः एग्जामिनर्स हैदराबाद, जूनागढ़ या कश्मीर में से इन तीनों में से किसी एक पर प्रश्न पूछते हैं। अतः परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी तक तो हमने बात की विलय की पृष्ठभूमि की, देसी रियासतों के भारत में विलय की पृष्ठभूमि में क्या क्या चीज़ें काम कर रही थी, ब्रिटिश सरकार का क्या स्टैंड था, कांग्रेस का क्या स्टैंड था और देसी रियासतें खुद क्या सोचती थीं। जो छोटी छोटी देसी रियासतें थीं, जैसे कि कुछ रियासतें तो ऐसी थीं जिनमें 2-3 ही गाँव थे, कुछ 50 रियासतें ऐसी थीं जिनका क्षेत्रफल 500 से 5,000 वर्ग मील था। तो इस तरह की जो छोटी रियासतें, तो बड़ी ही जो रियासतें थीं जो कि भारत की भौगोलिक सीमाओं से घिरी हुई थी, वे तो बड़ी ही आसानी से भारत में विलीन हो गई। लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर का विलय 15 अगस्त 1947 तक नहीं हो पाया। विलय का जो तरीका कांग्रेस ने सोचा था वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर आपको हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड विलय पत्र। विलय पत्र में 3 शर्तें थीं कि देसी रियासतें विलय के लिए देसी रियासतों को 2 दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे। पहला जो दस्तावेज़ था उसे बोलते थे विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर कोई भी शासक भारतीय संघ में शामिल हो सकता था और इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर का मतलब था कि देशी रियासत, प्रतिरक्षा, संचार और विदेशी मामले, ये 3 विषय भारत की संघीय सरकार को समर्पित करता है, ठीक है। और जो दूसरा दस्तावेज़ था उसको बोलते थे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इस दस्तावेज़ के अनुसार अंग्रेज़ी शासन में केंद्रीय सत्ता की जो स्थिति थी, अब उसके स्थान पर भारत सरकार को मान्यता प्रदान करना, ठीक है। आपको बात समझ में आई कि कैसे देसी रियासतों का भारत में विलय किया गया। 2 दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करवाए गए उनसे, पहला था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन और दूसरा था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन का मतलब था कि देसी राज्य, प्रतिरक्षा, संचार और विदेशी मामले भारत की संघीय सरकार को समर्पित करते हैं, और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब था कि जैसे ब्रिटिश काल में देसी रियासतें अंग्रेज़ी शासन को केंद्रीय सत्ता के रूप में स्वीकार करती थीं, वैसे ही अब भारत सरकार को स्वीकार करेंगी, ठीक है। अब हम इस पृष्ठभूमि में बात करते हैं कि जूनागढ़ का विलय भारत में किस प्रकार हुआ। आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा कि जूनागढ़ का विलय भारत में किस प्रकार हुआ, वर्णन कीजिए। तो बड़ी ही मज़ेदार कहानी है। जूनागढ़ कहाँ पर है बच्चों? जूनागढ़ है गुजरात के दक्षिण पश्चिम में। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या, जो कि लगभग 80% थी, वह थी हिंदू, और यहाँ का जो राजा था वो था मुसलमान। शासक का नाम था नवाब महाबत खान, और नवाब महाबत खान एक क्लासिक कैरेक्टर थे। उन्हें कुत्ते पालने का बड़ा शौक़ था और सैकड़ों की संख्या में उनके पास कुत्तों का कलेक्शन था,
और जनता भले ही भूखी मरते रहे, लेकिन उनके कुत्तों के लिए महंगे विदेशी खाद्य पदार्थ मंगवाए जाते थे। कुत्ते बिल्लियों दोनों का ही बहुत शौक था उनको। तो जो जनता थी वहाँ की, वो भी उनसे त्रस्त थी। अगर राजा ऐसा हो कि प्रजा के बारे में नहीं बल्कि अपने कुत्ते बिल्लियों के बारे में सोचे, तो जनता का त्रस्त होना स्वाभाविक ही है। तो ये जो जूनागढ़ है वह काठियावाड़ प्रायद्वीप में पड़ता है। 3 ओर से तो ये भारतीय रियासतों से घिरा हुआ था और इसके दक्षिण में अरब सागर था। मई 1947 में जूनागढ़ के नवाब महाबत खान की यूरोप यात्रा के दौरान सिंध निवासी और जिन्ना के करीबी शाह नवाज भुट्टो को महाबत खान ने अपना दीवान बनाया। जब रियासतों के विलय की प्रक्रिया शुरू हुई तो नवाब एकीकृत काठियावाड़ की दुहाई देता रहा। वो कहता रहा कि हम तो एकीकृत काठियावाड़ बनाएंगे, और साथ ही गुप्त रूप से जिन्ना से पत्राचार चलता रहा कि जूनागढ़ को पाकिस्तान में विलय कर दिया जाए। और अंततः 15 अगस्त 1947 को नवाब महाबत खान ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला ले लिया और पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। अब भाई 3 तरफ तो आपके भारतीय रह जाते हैं, चौथी तरफ समुद्र है, फिर आप कैसे पाकिस्तान में शामिल हो गए। लेकिन महाबत खान का तर्क था कि हम समुद्र के मार्ग से, अरब सागर के मार्ग से कराची से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। जूनागढ़ के इस निर्णय से भारत सरकार तो बड़ी हतप्रभ रह गई, क्योंकि जूनागढ़ भारत से भौगोलिक, प्रशासनिक और आर्थिक रूप से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ था। अतः उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर अगर इसका विलय पाकिस्तान में किया जाता है तो सांप्रदायिक अशांति हो सकती है, और इसलिए पाकिस्तान की सरकार इस विलय को स्वीकार नहीं करे। लेकिन पाकिस्तान ने 13 सितंबर को जूनागढ़ का विलय स्वीकार कर लिया। अपने गृह राज्य, पटेल गुजरात के थे ना, तो अपने गृह क्षेत्र में भारत के अभिन्न हिस्से जूनागढ़ के अलग हो जाने से पटेल बहुत ही आहत थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जूनागढ़ के जो 2 कर्द राज्य थे, जूनागढ़ को कर देने वाले छोटे राज्य मांगरोल और बाबरियागढ़, जहाँ पर हिंदू शासक थे, उन्हें भारत में विलय के लिए राजी कर लिया। लेकिन जूनागढ़ ने कहा कि ये मांगरोल और बाबरियागढ़ मेरे जागीरदार है, इसलिए वो भारत में विलीन नहीं हो सकते। जूनागढ़ की जो रियासतें थीं, करद रियासतें, बाबरियागढ़ और मांगरोल, इन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी और भारत सरकार ने इनकी मदद के लिए सेना भेज दी, क्योंकि ये भारत में विलीन हो चुके थे। काठियावाड़ की जो अन्य रियासतें थीं वे भी भारतीय दृष्टिकोण की समर्थक थीं, इसलिए पटेल का काम थोड़ा आसान हो गया। इस दौरान भारत सरकार ने जूनागढ़ के लिए ईंधन और कोयले की आपूर्ति को रोक दिया और भारतीय सेनाओं ने मांगरोल और बाबरियागढ़ पर कब्जा कर लिया। इस प्रतिक्रिया में जूनागढ़ के नवाब महाबत खान ने सैन्य बल का प्रयोग कर इन राज्यों पर पुनः कब्जा करने का प्रयास किया। फलस्वरूप पड़ोसी राज्यों के राजाओं ने भारत सरकार से मदद की अपील की। भारत सरकार मानती थी कि अगर जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करने की अनुमति दे दी गई तो यहाँ पर ज़बरदस्त सांप्रदायिक दंगे होंगे, क्योंकि 80% जनसंख्या हिंदू है। अतः भारत सरकार ने जनमत संग्रह से विलय के मुद्दे के समाधान का प्रस्ताव रखा। अक्टूबर में ये स्थिति हो गई कि जूनागढ़ के जो व्यापारी थे उन्होंने व्यापारिक सहयोग से इनकार कर दिया। वहाँ खाद्यान्न की कमी हो गई और राजस्व घटने लगा। ऐसी विपरीत स्थिति में नवाब अपने दर्जनों कुत्ते, जेवर और धन लेकर कराची भाग गया। हालांकि 9 नवंबर को वहाँ के दीवान शाह नवाज भुट्टो ने विलय के प्रश्न पर जनमत संग्रह कराया। विलय प्रशासन का हस्तांतरण भारत सरकार को कर दिया। लेकिन 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ के विलय के प्रश्न पर जनमत संग्रह कराया गया। लगभग 95% लोगों ने भारत में विलय के पक्ष में मतदान किया और जूनागढ़ के भारत में विलय पर अंतिम मोहर लगा दी। इस तरह से जूनागढ़ का भारत में विलय संपन्न हुआ। ठीक है,
तो एक छोटा सा रिवीजन हम कर लेते हैं, कैसे जूनागढ़ का विलय हुआ। जूनागढ़ का नवाब है महाबत खान, यानी कि शासक है मुस्लिम, जनसंख्या है हिंदू, 80% जनसंख्या हिंदू है। और यह जो रियासत है वो चारों तरफ 3 तरफ से भारतीय रियासतों से घिरी हुई है, भारतीय भूभाग से घिरी हुई है, एक तरफ समुद्र से घिरी हुई है। इसीलिए 15 अगस्त 1947 को महाबत खान ने जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। लेकिन भारत सरकार के लिए ये बात नागवार थी, क्योंकि यह भारतीय भूभाग था। अतः जूनागढ़ के 2 करद राज्य मांगरोल और बाबरियागढ़ ने जूनागढ़ को छोड़कर भारत में विलय का निर्णय लिया। अतः भारत सरकार उनकी मदद करने के लिए बाध्य हो गई। हालांकि महाबत खान ने उनके विरुद्ध सैन्य कार्यवाही की, लेकिन भारतीय सेनाओं ने जाकर उनकी रक्षा की। जब भारतीय सेनाएं वहाँ पर अपना दमखम दिखा रही थी, तो महाबत खान डर के मारे पाकिस्तान भाग गया और उसके दीवान शाहनवाज भुट्टो ने प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया। लेकिन भारत सरकार इस तरह से शक्ति प्रदर्शन के आधार पर विलय के पक्ष में नहीं थी। अतः विलय के प्रश्न पर जनमत संग्रह करवाया गया और जनमत संग्रह भारत में विलय के प्रश्न पर रहा। इस प्रकार जूनागढ़ का भारत में विलय अंततः संपन्न हुआ 20 फरवरी 1948 को। इसी के साथ हम ये वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हैदराबाद के विलय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।